हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लॉ वाला। मैं हूं इसरा खान, आपकी लॉ मेंटर। और पास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डीजीएस के पर्सपेक्टिव से आपको ये बताने के लिए कि क्या पैटर्न होता है और किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आपके सामने आ सकते हैं, कवर किया और देखा कि भाई थ्योरी कौन सी है जिसपे हमें मेन फोकस रखना है, वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो टकरा सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। और आज मैं आपके सामने एक नए सब्जेक्ट को लेके आई हूँ जो कि है सिविल प्रोसीजर कोड, दैट इज सीपीसी, जिससे हर कोई डरता है। बड़ा ही खतरनाक टाइप का सब्जेक्ट है। तो पहले तो आपको ये डिस्क्लेमर कि मेरी वॉइस को माइंड मत करिएगा, और थोड़े से पेन है थ्रोट में। और आज का सेशन शुरू करेंगे, लेकिन सेशन शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि डीजीएस के अंदर जो प्रोसीजरल लॉ होता है उसका बहुत वेटेज है। और प्रोसीजरल लॉ की अगर हम बात करें उसमें सीआरपीसी, सीपीसी, जिसमें सीपीसी के जो क्वेश्चंस मैंने एग्जामिन किए बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें आपको इनकरेक्ट चूज करना होता है, कई बार करेक्ट चूज करना होता है, 3 ऑप्शंस इनकरेक्ट होते हैं, कई बार नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल इन ऑल आप सीपीसी अगर एक बार पढ़े हुए हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के आप सीपीसी या प्रोसीजर के क्वेश्चंस कर पाएंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग ये पूरे तरीके से इम्पॉसिबल होगा, नहीं कर सकते। बेयर एक्ट को आपको पढ़ना है। आपको बता दूं किस प्रकार से आप सीपीसी तैयार करिए डीजेएस के लिए। आप बेयर एक्ट पढ़िए। बेयर एक्ट में वो सारी चीजें आपको मार्क करनी है जहां पे आपने एमसीक्यूज में आप फंस गए। वो क्वेश्चंस जिसमें एमसीक्यूज में आप फंसे वो आपको अपने बेयर एक्ट में मार्क करना है। तो ऑल इन ऑल आपको बार बार बेयर एक्ट को रिवाइज करना है अगेन एंड अगेन। देखिए, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन वो बेयर एक्ट को इतना ट्रिकी बना देंगे कि आपके लिए हो जाएगी डिफिकल्टी। तो मेरा सजेशन, मेरी गाइडेंस आपके लिए यही होगी कि काइंडली रिवाइज द बेयर एक्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और आज का सेशन शुरू करेंगे और बेसिकली आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो वो क्वेश्चंस अगर हमारे सामने आएंगे तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए उन क्वेश्चंस को केटर करने की। और आई एम वेरी श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो शायद इतना ज़्यादा डिटेल में तैयारी नहीं करे हुए हैं, तो उनके लिए भी ये एक वेकअप कॉल होगा कि आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है डीजेएस की। तो आज का सेशन शुरू करेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस होने वाले हैं। बेसिकली हमारा एजेंडा यहाँ पे पीवाई क्यूज का है। इन पीवाई क्यूज से क्या होगा, इन पीवाई क्यूज से कॉन्सेप्ट जो है वो हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नहीं क्लेम करूंगी कि अरे भाई मैं आपको यहाँ पे सीपीसी रटवा के चली जाऊंगी, पढ़ा के चली जाऊंगी, विच इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। बस हाँ, इतने कम समय में मैं आपको बता सकती हूँ कि हाँ देखिए फ्रेंड्स, यहां से क्वेश्चन आपको टकरा सकता है आज के सेशन में और सीपीसी के आने वाले नेक्स्ट सेशन में। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ विद टुडेज सेशन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन है डिक्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। और देखिए, अ डिक्री मीन्स एंड इंक्लूड्स, डेफिनेशन क्लियरली आपको पता है, सेक्शन 2 क्लॉज 2 के अंदर डिफाइंड है डिक्री। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए, इनमें से आपको चूज करना है और ये कोडिंग करके दी गई है भाई, 1 और 2 ठीक है, 2 और 3 ठीक है। इस प्रकार से आप जानते हो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। पॉइंट 1 कहता है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन which so far as regards the court expressing it conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit। ठीक बात है, चलिए। Any adjudication from which an appeal lies as an appeal from order, क्या ये डिक्री के अंदर आएगा। Any order of dismissal of suit for default, क्या ये डिक्री के अंदर मानेंगे आप। और लास्ट है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ये जो सेकंड पॉइंट है ये तो नहीं है, अपील फ्रॉम ऑर्डर डिक्री के अंदर एक्सक्लूडेड होता है, ये नहीं माना जाता। अब एक पॉइंट आपको पता चल गया, आंसर आपका सॉल्व। अगर 2 नहीं है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, और डी हो नहीं सकता, ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता, क्योंकि 2 उसमें भी आ रहा है। तो 2 जिसमें आ रहा है वो आंसर नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है डिक्री, इट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन सो एंड सो
और ऑप्शन नंबर 4 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जरूर इंक्लूडेड होता है डिक्री के अंदर। कैसे? देखिए ऐसे, decree means the formal expression of an adjudication which so far as regards the court expressing it, वो कोर्ट जो इसको एक्सप्रेस कर रहा है, जो बता रहा है, कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रहा है राइट्स को पार्टीज की विथ रिगार्ड टू उस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी, उस पर्टिकुलर मैटर में जो भी मामले कंट्रोवर्सी में रहे उसको डिटरमाइन कर रही है डिक्री। कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होता है राइट्स का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा गया है। ठीक है, it shall be deemed to include the rejection of a plaint included होता है। और कोई भी डिटर्मिनेशन जो सेक्शन 144 के अंदर हो रहा है, कोई भी डिटर्मिनेशन जो सेक्शन 144 के अंदर हो रहा है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। रेस्टिट्यूशन की यहाँ पे बात हो रही है, राइट, रेस्टिट्यूशन की यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंड्स। but shall not include any adjudication from which an appeal lies as an appeal from order, वो नहीं आएगा। और दूसरा, कोई भी डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट अगर हो रहा है वो भी इसके अंदर नहीं आएगा, कोई ऐसा ऑर्डर है। अच्छा, इसी के साथ हमारी एक और चीज की क्लैरिटी होती है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कहता है डिक्री, क्या कहता है, एक डिक्री प्रीलिमिनरी होगी। देखिए, इससे हमें ये पता लगता है कि डिक्री प्रीलिमिनरी स्टेज की भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। प्रीलिमिनरी कब होगी? अ डिक्री इज प्रीलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीटली सेट टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। सूट के डिस्पोजल से पहले प्रीलिमिनरी डिक्री तब कही जाएगी कि अभी बहुत मामला बचा है, फाइनल डिस्पोजल से पहले बच रहा है अभी मामला। और दूसरी चीज, इट मे बी पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल, जरूर हो सकती है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। डिक्री की डेफिनेशन बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच इज द करेक्ट एसेंशियल कंडीशंस फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल ऑफ रेस सब जुडिस। क्लियरली पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ पे रूल ऑफ रेस सब जुडिस की एप्लीकेबिलिटी के लिए कौन से एसेंशियल कंडीशंस प्रेजेंट है। ए, द मैटर इन इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू इन द प्रीवियस सूट, ठीक बात है। बी, द पार्टीज मस्ट बी लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल इन बोथ द सूट्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको लेके जाना चाहूंगी टुवर्ड्स रेस सब जुडिस। देखिए रेस सब जुडिस क्या होता है। तो बेसिकली रेस सब जुडिस यहाँ पे सेक्शन 10 के अंदर दिया गया, आपको ये पता होना चाहिए, गिवन अंडर सेक्शन 10। और ये यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि द मैटर, इस पर्टिकुलर रेस सब जुडिस के मामले में एक सूट होता है जो आपने एक कोर्ट में फाइल किया हुआ है। अब आप उसी कोर्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, उसी कोर्ट के अंदर एक दूसरा सूट लेके जा रहे हैं। अब दूसरा सूट लेके जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम मैटर है, आप दोनों सेम पार्टीज हो, जिस टाइटल के लिए क्लेम कर रहे थे अभी भी उस टाइटल के लिए क्लेम कर रहे हो, तो क्या ये अलाउ किया जाएगा? द मैटर इन इशू इज डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। पहली चीज, बिटवीन द सेम पार्टीज और रिप्रेजेंटेटिव्स और लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। सूट इज पेंडिंग उसी कोर्ट में या किसी और कोर्ट में, भारत के अंदर, अगर भारत के बाहर है तो वो कंट्रोल में होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के, या फिर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है मामला। अरे भाई, आपने सूट इंस्टीट्यूट किया है, आपने सूट इंस्टीट्यूट किया है, अब आपको रुकना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को रोक लगाता है। एसेंशियल्स पे आइए, देखिए इस पे बहुत इंपॉर्टेंट केस है मनोहर लाल का। एसेंशियल्स देखिए क्या कहते हैं, भैया दो सूट होने चाहिए, ठीक है, हमें समझ आ गया, एक प्रीवियस सूट होगा, एक सब्सिक्वेंट सूट होगा, ठीक बात। उसके बाद मैटर इन इशू मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली, डायरेक्टली और सब्सटैंशियली इशू में होना चाहिए इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। यानी कि जो दूसरा सूट लेके आए हैं आप, उसी तरीके से जो मैटर उसके अंदर है, डायरेक्टली और सब्सटैंशियली जो इशू में फॉर्म किया गया है मैटर, वो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में भी होना चाहिए, दूसरा एसेंशियल। तीसरा देखिए, पार्टीज आर लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। भाई उस टाइम पे भी ओनरशिप के लिए क्लेम कर रहे थे, अभी भी ओनरशिप के लिए क्लेम कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद बोथ सूट्स
both suits are between same parties. समझ रहे? तो court in which the previous suit is instituted must have the jurisdiction to grant relief claimed in the subsequent suit. एक और कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जिस कोर्ट में आपने फाइल किया हुआ है प्रीवियस सूट, उसके पास जुरिस्डिक्शन होना चाहिए था उस सूट को डिसाइड करने का। तो ये कुछ एसेंशियल्स निकल के आए हैं रेस सब जुडिस सेक्शन 10 के। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए गए, मैटर इन इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट मस्ट बी डायरेक्टली सब्सटेंशियली, बिल्कुल ठीक बात है। पार्टीज मस्ट बी लिटिगेंट सेम टाइटल, बिल्कुल ठीक बात है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट in the context of rule of res judicata means a suit which has been A instituted prior to the suit in question, B decided prior to the suit in question, C both A and B, D neither A nor B। अब यहाँ पे बात हो रही है सेक्शन 11 की, सेक्शन 11 की जो बात करता है रेस जुडिकाटा की। तो सवाल ये है कि मैम सेक्शन 10 और सेक्शन 11 में क्या डिफरेंस है? सेक्शन 10 और सेक्शन 11 में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट किया गया है, खाली इंस्टीट्यूटेड है, यहाँ पे क्या है? फाइनली डिसाइडेड है। ये मैटर फाइनली डिसाइडेड है। ये दो बेसिक डिफरेंसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए फॉर्मर सूट रेस जुडिकाटा के मामले में आपको क्लियरली एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 11 क्या कहता है? कहता है फॉर्मर सूट शैल डिनोट अ सूट विच हैज बीन डिसाइडेड प्रायर टू अ सूट इन क्वेश्चन वेदर और नॉट इट वाज इंस्टीट्यूटेड प्रायर। यानी कि एक सूट, दो सूट, सूट नंबर 1, सूट नंबर 2। कहने का मतलब यह है कि सेक्शन 11 के हिसाब से हम फॉर्मर सूट उसको मानेंगे वो सूट है जो डिसाइड किया गया है। अब 1-2 ठीक, एक है डिसाइडेड, एक है इंस्टीट्यूटेड। तो ये कह रहे हैं कि फॉर्मर सूट वो सूट होगा जो डिसाइड किया गया है उस सूट से पहले। जो क्वेश्चन में मान के चलिए सूट नंबर 1 को पहले डिसाइड कर दिया गया, सूट नंबर 2 को बाद में डिसाइड किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे भले ही इसको इंस्टीट्यूट बाद में किया गया हो, भले ही सूट नंबर 1 यहाँ पे इंस्टीट्यूटेड सूट नंबर 2 के बाद हो ये, लेकिन डिसाइड पहले किया गया है, इंस्टीट्यूटेड ये बाद में हुआ है, सेकेंड सूट पहले हुआ है। हम मानेंगे ये कि आप इंस्टीट्यूटेड कभी भी हो, डिसाइड आपको पहले कर दिया गया है। तो यहाँ पे सेक्शन 11 इस चीज को करता है। तो डिसाइडेड प्रायर टू द सूट इन क्वेश्चन। अब जब तक की डिटेल में नहीं पढ़ा होगा नहीं कर पाएंगे, जब तक की डिटेल में इसको नहीं पढ़ा होगा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये बात समझ लीजिए। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अब इसमें पूछ रहे हैं, इनमें से 4 ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है, ठीक है। ए, अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी shall be instituted in the court in whose jurisdiction the property is situated। तो एक बात तो क्लियर हो गई भाई कि ये जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है जो शुरू होता है सेक्शन 15 से, मेन सेक्शन 15 है इसका। फिर सेकेंड ऑप्शन कहता है अ सूट फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट इन हुज जुरिस्डिक्शन द डिफेंडेंट रिसाइड्स और वर्क्स फॉर गेन। सी कहता है ए एंड बी बोथ, डी कहता है नाइदर ए नॉर बी। आगे देखिए, अब यहाँ पे मैं आपके सामने समक्ष जो है सेक्शन 16 लेके आई हूँ। सेक्शन 16 के अंदर देखिए क्या कहा गया है। सेक्शन 16 के अंदर कहा गया, बेयर एक्ट लेके बैठिएगा, मेरे पास आगे जितने भी क्लास आने वाले हैं बेयर एक्ट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो सेक्शन 16 यहाँ पे कहता है सब्जेक्ट टू पिक्यूनरी और अदर लिमिटेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ, ए सूट्स
फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के मामले में विथ और विदाउट रेंट और प्रॉफिट्स, भले ही उसमें रेंट इंक्लूडेड हो, प्रॉफिट इंक्लूडेड हो या ना हो। दूसरा कहते हैं पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में। तीसरा कहते हैं फोरक्लोजर, सेल, रिडेम्पशन इन द केस ऑफ मॉर्गेज और ऑफ और चार्ज अपॉन मॉर्गेज या चार्ज के मामले में यहाँ पे फोरक्लोजर हो रहा है, सेल हो रहा है, रिडेम्पशन हो रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उस मामले में। फिर उसके बाद और द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट टू और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी और राइट या इंटरेस्ट जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, उसके बारे में बात हो रही हो, अगर डिटर्मिनेशन हो रहा हो। फिर उसके बाद फॉर कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसके बारे में मामला हो। फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, भाई मूवेबल प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं किया गया, वो भी इंक्लूडेड है। मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, तो इट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। तो यहाँ पे आपको पता ये चलना चाहिए कि रिकवरी की बात हो या पार्टीशन की बात हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सूट फॉर पार्टीशन शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट इन हुज ज्यूरिसडिक्शन द डिफेंडेंट डिसाइड्स और वर्क्स फॉर गेन। नहीं नहीं, ये होता है यूजुअली, ये होता है कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग के मामले में, ये डिफेंडेंट डिसाइड्स और वर्क फॉर गेन। इसी के प्रोविजन में देखिएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मार्क कर लीजिएगा, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाइए। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया पार्टीशन के मामले में, पार्टीशन के मामले में तो क्लियरली कह रहा है कि इट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट इन हुज विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी सिचुएटेड। तो यहाँ पे कह रहे हैं जहाँ पे डिफेंडेंट डिसाइड कर रहा है वहां पे सिचुएटेड होगी, वहां पे सूट इंस्टीट्यूट होगा। तो नहीं, बी नहीं, ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पॉइंट 1, द डिफेंडेंट में सेटअप by way of counter claim against the claim of plaintiff any right or claim in respect of cause of action accruing to him। ठीक है, उसके बाद the counter claim may be submitted by the defendant even after he has delivered his defense। उसके बाद थर्ड पॉइंट, the counter claim shall not exceed the pecuniary jurisdiction of the court। अब आपने क्वेश्चन देख लिया, ये भी अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको मैं बताती हूँ यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे बी है। कैसे है ये मैं बताती हूँ, देखिए बी यानी कि अ डिफेंडेंट में सेटअप बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम, यानी कि जब क्लेम किया जा रहा है प्लेंटिफ के द्वारा तो रिटन स्टेटमेंट ऑर्डर 8 के अंदर दिया गया है। जब प्लेंटिफ क्लेम कर चुका है, अपनी बात रख चुका है, तो डिफेंडेंट का ये अधिकार होता है ऑर्डर 8 के अंदर कि वो एक काउंटर क्लेम सेट कर सकता है, यानी कि उसके क्लेम के अगेंस्ट काउंटर क्लेम कर सकता है कि भाई मैंने भी तो तुमने भी तो मुझसे पैसा लिया हुआ था, तुम क्या मेरे अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो, इस पॉइंट पे। ठीक है, बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम अगेंस्ट द क्लेम ऑफ प्लेंटिफ एनी राइट और क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन अक्रूइंग टू हिम। दूसरी चीज कहता है, तीसरी चीज पॉइंट नंबर 3, काउंटर क्लेम शैल नॉट एक्सीड द पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। तो ये चीज आपको मिल जाएगी ऑर्डर 8। मैं बता दूं ऑर्डर 8 ऑर्डर 8 रूल 6A काउंटर क्लेम की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कहता है। अ डिफेंडेंट इन अ सूट मे इन एडिशन ऑफ हिज राइट ऑफ प्लीडिंग अ सेट ऑफ अंडर रूल 6 कर सकता है, मतलब सेट ऑफ तो है रूल 6 के अंदर, काउंटर क्लेम भी कर सकता है बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम अगेंस्ट द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ एनी राइट और क्लेम in respect of a cause of action accruing to the defendant against the plaintiff either before or after filing of the suit, but before the defendant has delivered his defense or before the time limited for delivering his defense has expired। उसके डिफेंस से पहले पहले सेटअप कर लेगा, अपने डिफेंस से पहले पहले ये काउंटर क्लेम सेटअप हो जाएगा। whether such counter claim is in the nature of a claim of damages or not। इसी पॉइंट पे ये जो सेकंड ऑप्शन है गलत हो जाएगा। may be submitted by the defendant even after he has delivered his defense, नहीं, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा गलत फ्रेंड्स। अब ये जो थर्ड पॉइंट है हमारा जो है ये आपको प्रोवाइजो में मिलेगा, प्रोवाइडेड दैट सच काउंटर क्लेम
shall not exceed the pecuniary limits। आप जानते हो मॉनेटरी रिलेटेड जो लिमिट्स होती हैं, जो रिस्ट्रिक्शन होता है कोर्ट का, उसको कहा जाता है पिक्यूनरी लिमिट्स ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पे पिक्यूनरी लिमिट्स एक्सीड नहीं होनी चाहिए आपके काउंटर क्लेम से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा कि ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 which makes C option, sorry, which makes the B option the correct answer। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? इज देयर एनी डिस्प्यूट? क्लियर है? चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब बताइए कितनी डिफिकल्टी होगी, होगी कि नहीं होगी? अब आपको इसमें छाटो बीनो करना है और लगेगा सब सही है। देखिए, अ रिप्रेजेंटेटिव सूट, पहले तो मैं बता दूं ऑर्डर 1 रूल 8 की बात हो रही है। अ रिप्रेजेंटेटिव सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड बाय one or more persons for the benefit of all interested persons with the permission of the court। ठीक बात। बी देखिए, notice of the institution of a representative suit must be given by public advertisement at the plaintiff's expense to all interested person whereby reason of their number personal service is not reasonably practicable। तो आप इश्तिहार निकालिए, ठीक बात। उसके बाद कहते हैं any person for whose benefit a representative suit has been instituted may apply to join as a party thereto। ठीक, फिर देखिए, the persons who instituted the suit or persons who joined as a party have unrestricted right to compromise with the defendant। क्या कहीं पे भी हम unrestricted right दे सकते हैं किसी भी लॉ के अंदर? आप ये सोचो। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अब यहां पे रूल 8 है आपका, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहता है रूल, पढ़ लेते हैं। वेयर देयर आर न्यूमरस पर्सन, इसका एसेंशियल है, न्यूमरस पर्सन का होना एक रिक्वायरमेंट है। वेयर देयर आर न्यूमरस पर्सन हैविंग सेम इंटरेस्ट इन वन सूट, सेम इंटरेस्ट इन वन सूट, ए वन और मोर पर्सन्स, वन और मोर ऑफ सच पर्सन्स may with the permission of the court sue or be sued or may defend such suit on behalf of or for the benefit of all persons so interested। ठीक बात। B, the court may direct that one or more of such persons may be sued or be sued or may defend such suit on behalf of all, सबके behalf पे, ठीक है। अब वो अलग जाएंगे, सूट करेंगे, वो अलग जाएंगे, तो कोर्ट अलाउ कर देता है कि भाई आइए रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल करिए। ऑप्शन वो क्लॉज 2 कहता है द कोर्ट शैल इन एवरी केस वेयर अ परमिशन और डायरेक्शन इज गिवन इन सब रूल 1 एट द प्लेंटिफ्स एक्सपेंस। खर्चा कौन करेगा, ध्यान दीजिएगा, रूल 8 के अंदर प्लेंटिफ्स एक्सपेंस गिव नोटिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट टू ऑल पर्सन सो इंटरेस्टेड आइदर बाय पर्सनल सर्विस और by reason of number of person or other cause such service is not reasonably practicable by public advertisement। यानी कि ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया जो हम लोग ने पब्लिक एडवर्टीजमेंट वाली बात कही, बी भी करेक्ट हो गया। फिर देखिए, एनी पर्सन ऑन हुज बिहाफ और फॉर हुज बेनिफिट a suit is instituted or defended under sub rule may apply to the court to be made party। क्लॉज 4 यहाँ पे कहता है नो रूल, सब रूल 4, no part of the claim in any such suit shall be abandoned under sub rule 1 and no such suit shall be withdrawn under sub rule 3 of rule 1 of order 23 and no agreement, compromise या satisfaction shall be recorded in any such suit under rule 3 of that order unless the court at the plaintiff's expense notice दिया हो। हम compromise नहीं करेंगे, कहा हम compromise नहीं करेंगे जब तक कि हमें notice नहीं मिलेगा। ठीक, अब ये देखिए, the persons who instituted the suit और persons who joined as a party have unrestricted right to compromise। तुरंत गलत हो गया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो बेयर एक्ट के अंदर आपको कुछ चीजें जो है वो अच्छे से करनी है, तैयार है, डी ऑप्शन हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे आइए, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वेयर द डिफेंडेंट इज एब्सेंट, मान के चलिए डिफेंडेंट नहीं आया, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुआ डिफेंडेंट, ठीक है, एट द टाइम व्हेन द सर्विस ऑफ समन इज सॉट टू बी इफेक्टेड, नहीं कोर्ट नहीं आया, जब समन भेजा गया, जैसे जब देखिए क्या प्रोसीजर होता है, सबसे पहले क्या होता है, डिस्प्यूट जब अराइज होती है तो एक प्लेंट फाइल किया जाता है,
जैसे ही प्लेन फाइल किया जाता है, डिफेंडेंट को सम्मन भेजा जाता है। जब सम्मन भेजा जाता है, ये देखा जाएगा कि वो अपीयर कर रहा है, नहीं अपीयर कर रहा है। और उसके बाद क्या होता है, डिफेंडेंट मान के चलिए आ गए तो वो अपना WS फाइल करेंगे, WS फाइल होता है। फिर उसके बाद ये प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, विटनेसेस को एग्जामिन किया जाता है, इनके जो भी अपने पक्ष में ये डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, एविडेंसेस देते हैं, उसको एग्जामिन किया जाता है। फिर इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं, दोनों पार्टीज की सुनवाई होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फिर फाइनली डिसाइड कर दिया जाता है। तो वही चीज है। तो यहाँ पे जब प्लेंटिफ ने प्लेन फाइल कर दिया है, सम्मन भेजा जाएगा। जब सम्मन भेजा है तो डिफेंडेंट एब्सेंट है, घर पे नहीं है ना, तो अब यहाँ पे किसको सम्मन दिया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सॉट टू बी इफेक्टेड ऑन हिम एट हिज रेसिडेंस, देयर बीइंग नो लाइक्लीहुड ऑफ हिज अवेलेबिलिटी विद इन रीजनेबल टाइम इन एब्सेंस of an empowered agent, the service may be made A on any adult male member, B on any adult female member, C a servant engaged, D both A and B. D यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सर्वेंट यहाँ पे डेलिबरेटली एक्सक्लूड किया गया, A और B करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए। अब रूल ऑर्डर 8 का रूल 15 है, वेयर सर्विस मे बी मेड ऑन एन अडल्ट मेंबर ऑफ डिफेंडेंट्स फैमिली, where in any suit the defendant is absent from his residence at the time when the service of summon is sought to be effected on his at his residence, then there is no likelihood of his being found at his residence, घर पे नहीं है भैया, खोया हुआ है, गायब है, and he has no agent empowered to accept service of the summons on his behalf, service may be made on any adult member whether male or female, but servant here is not the member of family within rule 15। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। अ सूट मे बी डिसमिस्ड वेयर, कब सूट डिसमिस माना जाएगा, मामले पूछे गए यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ए, summons are not served on the defendant, summons are not served, यानी कि मैंने आपको बताया प्लेन फाइल हुआ, फिर सम्मन भेजा जाएगा। जब सम्मन सर्व नहीं हुआ डिफेंडेंट पे, इन कॉन्सिक्वेंस रीजन क्या था, क्या हुआ, क्या जो आप सम्मन नहीं भेज पाए, रीजन ये था कि जो प्लेंटिव है ना, प्लेंटिव प्रॉपर स्टेप नहीं ले पाए, जैसे कि कोर्ट फीस इसने फाइल नहीं करी, कोर्ट फीस बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्टल चार्जेस नहीं दिए, और जो भी रिक्वायर्ड चीजें होती हैं जैसे कि नंबर ऑफ कॉपीज, ये सारी चीजें नहीं प्रोड्यूस करी, इस कारणवश मान के चलिए सम्मन नहीं जा पाया, डिसमिसल कब कब होगा। दूसरा, नाइदर पार्टी appears when the suit is called on for hearing, मान के चलिए कोर्ट ने कहा हम 13 तारीख को सूट की हियरिंग करेंगे, अब ना तो प्लेंटिफ अपीयर करते हैं ना तो डिफेंडेंट अपीयर करते हैं, क्या होगा, डिसमिसल होगा, कोर्ट बैठा रहेगा इंतजार में आपके। तीसरा, प्लेंटिफ आफ्टर द समन्स टू डिफेंडेंट हैज रिटर्न्ड अनसर्व्ड, अब मान के चलिए 10 तारीख को गए थे समन डिफेंडेंट के पास, वापसी आ गई कि सर्व नहीं हो पाए, कोई भी घर भी बंद था, कोई भी प्रेजेंट नहीं था, सर्विस नहीं हो पाई समन्स की, वापस आ गए कोर्ट। तो यहाँ पे जब एक बार की सम्मन्स अनसर्व्ड वापस आए हैं और जब प्लेंटिफ फ्रेश सम्मन्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाया, कितने दिन में, 7 दिनों में, तब क्या होगा, डिसमिसल हो जाएगा बिल्कुल। तो डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तीनों ऑप्शंस करेक्ट होंगे, डी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसिडर करिए। एडमिशंस फॉर फॉर्मिंग the basis of judgment may be secured from the opposite party, ये हम opposite party से secure करेंगे by way of notice to a civil suit by way of notice, point number 1 of admissions to the case of the case, point number 2 to admit the documents, third to admit the facts, which of the following statements are correct। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो एडमिशंस होते हैं ना, मैं आपको बता दूं एडमिशन से होता क्या है, जब ट्रायल शुरू होता है ऐसे मामलों में, तो एडमिशन से पार्टी अपने आप से ही मान लेती है चीजें कि हाँ जो चीजें यहाँ पे अलेज करी जा रही हैं वो सही है, एडमिशन एडमिट कर लिया आपने। तो किन किन मामलों में, पहला तो केस का एडमिशन हो सकता है, जो फैक्ट्स है केस के अंदर, डॉक्यूमेंट्स का भी एडमिशन कराया जा सकता है, क्या ये सही डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया है, अब इसके डिस्प्यूटनेस नहीं फिर चैलेंज कर सकते आप, फैक्ट्स को एडमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, बिल्कुल बी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन ये कमेंट सेक्शन में बताइए एडमिशन का ऑर्डर कौन सा है सीपीसी के अंदर, व्हाट इज द ऑर्डर नंबर। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ सिविल सूट रीचेस द स्टेज ऑफ हियरिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस,
जब एक सिविल सूट जो है वो इस स्टेज पे पहुंच जाता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस तक की, तो यहाँ पे हियरिंग एंड एग्जामिनेशन विटनेस, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट? द प्लेंटिफ हैज द राइट टू बिगिन. बी, इफ द डिफेंडेंट एडमिट्स द फैक्ट्स अलेजेड बाय द प्लेंटिफ, अगर डिफेंडेंट वो जो तथ्य है जो प्लेंटिफ रख रहा है उसको एडमिट कर लेता है डिफेंडेंट यानी कि ऑपोजिट पार्टी, और ये कहता है कि ऑन सम एडिशनल फैक्ट्स अलेजेड बाय द डिफेंडेंट प्लेंटिफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रिलीफ, द डिफेंडेंट हैज द राइट टू बिगिन. अब क्या हुआ, जब डिफेंडेंट फैक्ट्स को एडमिट कर ले रहा है जो प्लेंटिफ रख रहा है, और ये कहता है दैट ऑन सम एडिशनल फैक्ट्स alleged by the defendants, ये निकल के आता है the plaintiff is not entitled to any relief, the defendant has the right to begin. अब ये निकल के आ रहा है कि प्लेंटिफ की कोई रिलीफ नहीं निकल के आ रही, नहीं मिल रहा है कि प्लेंटिफ कुछ रिलीफ दे सकता है ये कोर्ट, तो ऐसे में डिफेंडेंट के पास राइट होता है टू बिगिन. अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. आइए देखते हैं कैसे. ऑर्डर 18 है, हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की बात करता है, और यहाँ पे राइट टू बिगिन रूल 1 में ही देखने को मिल जाएगा आपको. आइए इसको पढ़ते हैं साथ में. द प्लेंटिफ हैज द राइट टू बिगिन, यानी कि जब सूट इंस्टीट्यूट होता है हियरिंग के टाइम पे, विटनेसेस के एग्जामिनेशन के टाइम पे, ये देखा जाता है कि इसमें बिगिन करने का राइट किसको दे रहे हैं, बड़ा राइट होता है ये. तो कहा प्लेंटिफ हैज द राइट टू बिगिन अनलेस द डिफेंडेंट एडमिट्स द फैक्ट्स alleged by the plaintiff, जो तथ्य प्लेंटिफ कह रहा है अगर डिफेंडेंट ने अग्री कर लिया इस फैक्ट पे, and contends that either in the point of law or on some additional facts alleged by the defendant, the plaintiff is not entitled to any part of the relief which he seeks, in which case the defendant has the right to begin. यानी कि प्लेंटिफ के पास राइट होगी बिगिन करने की, कब नहीं होगी, unless the defendant admits the facts alleged by the plaintiff. अब भाई एडमिट कर लिया तो क्या प्लेंटिफ काहे को कहेंगे कि भाई ये मेरी राइट वायलेट हुई, तो यहाँ पे बाय द प्लेंटिफ एंड कंटेंट्स, अब डिफेंडेंट ये कहता है कि आइदर इन द पॉइंट ऑफ लॉ, यानी कि इस लॉ के माध्यम से, या कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, कोर्ट को कहेगा रुको रुको, ठीक है, बाय द डिफेंडेंट द प्लेंटिफ, अब इस कारणवश प्लेंटिफ को हम राइट नहीं देंगे टू बिगिन. तो ये दिया गया आपके ऑर्डर 18 रूल 1 के अंदर, ठीक है. चलिए आगे आ जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अगेन अब आपको इसके अंदर से इनकरेक्ट जो ऑप्शन है वो चूज करना है. देखिए, ए, वेयर इश्यूज ऑफ बोथ लॉ एंड फैक्ट, लॉ के भी इश्यूज हो सकते हैं, इश्यूज ऑफ फैक्ट भी हो सकते हैं, अराइज एंड इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द केस मे बी डिस्पोज्ड ऑफ ऑन एन इशू रिलेटिंग टू jurisdiction, it may postpone the settlement of other issues until after the issue of jurisdiction has been determined. एक तो ये बात हो गई. फिर देखिए बी, वेयर इशू में बी डिस्पोज्ड ऑफ ऑन प्रीलिमिनरी इशू, अगर कोई ऐसा इशू जिसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है प्रीलिमिनरी इशू पे, तो कोर्ट को उस पर जजमेंट प्रोनाउंस करने की अदर इश्यूज पे जो सेटल्ड है इस केस में जरूरत नहीं. उसके बाद देखिए सी, द प्रीलिमिनरी इशू में रिलेट टू अ बार टू द सूट क्रिएटेड एंड लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. अब यहाँ पे आप अच्छे तरीके से लिंक कर सकते हैं. अगर हम लोग बात करें, जस्ट अ सेकेंड, राइट, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि इनकरेक्ट. आयरोनिकली बी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर. हाउ, आई विल जस्ट टेल यू. वेयर अ सूट में बी डिस्पोज्ड ऑफ ऑन अ प्रीलिमिनरी इशू, अगर किसी सूट को हम प्रीलिमिनरी इशू पे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, कोर्ट को रिक्वायरमेंट, द कोर्ट नीड नॉट प्रोनाउंस जजमेंट ऑन अदर इश्यूज सेटल इन द केस. अगर कोई और इशू उस केस के अंदर सेटल्ड है, क्या उस पर जजमेंट नहीं प्रोनाउंस करेगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट. बाकी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है. आगे आ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following statement is correct? The court which passed the decree may transfer it to another competent court if the A, judgment debtor carries on business, the judgment debtor carries on business within the jurisdiction of the latter court, जो जिस कोर्ट में आप भेज रहे हो, ठीक है, डिक्री को ट्रांसफर कर रहे हो. बी, जजमेंट डेटर हैज नो प्रॉपर्टी. अब मेरी कोर्ट में मामला है, अब मेरी कोर्ट में एग्जीक्यूशन कैसे हम कर पाएंगे, हम डिक्री को कब ट्रांसफर करेंगे, जब हमें दिख रहा है कि यार डिफेंडेंट जो है बिजनेस भी उनकी उसकी कोर्ट में करता है, उसकी कोर्ट उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में करता है,
उसकी प्रॉपर्टी भी कोई मेरी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में सिचुएटेड नहीं है, हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? तो ये चीज जो है वो ट्रांसफर करके दूसरे कोर्ट से एग्जीक्यूट करवा लेता है। तीसरी चीज, डिक्री डायरेक्ट्स दैट द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द फॉर्मर कोर्ट। अब डिक्री के अंदर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि मेरे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जो प्रॉपर्टी सिचुएटेड भी नहीं है और वो मेरे जुरिस्डिक्शन लोकल जुरिस्डिक्शन के आउटसाइड है, बाहर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इससे भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 39। आइए हम लोग साथ में पढ़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ डिक्री, द कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर, डिक्री होल्डर की एप्लीकेशन पे भेज सकता है एग्जीक्यूशन के लिए किसी और कोर्ट में जो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन का कोर्ट होगा। कब? ए, इफ द पर्सन अगेंस्ट whom the decree is passed actually and voluntarily resides or carries on business, personally works for gain within the local or limits of the jurisdiction of such other court जहां पे हम डिक्री भेज रहे हैं। दूसरी चीज, if such person has not property within the local limits of the jurisdiction of my court, I have passed the decree sufficient to satisfy the decree and has property within the local limits of the jurisdiction of such other court. फिर देखिए, see, if the decree directs the sale or delivery of immovable property situate outside the local limits of the jurisdiction of the court which passed it. D, if the court which passed the decree considered for any other reason which it shall record in writing that the decree should be executed by such other court, तो इन मामलों में आप दूसरे कोर्ट भेज सकते हैं। आगे देखिए, अब मनी डिक्री, अब मनी डिक्री की बात आई है और बड़ा इंपॉर्टेंट है मनी डिक्री, ध्यान दीजिएगा। मनी डिक्री के मामलों में मैं आपको बता दूं, a money decree may be executed by A, attachment and sale of any property of the judgment debtor, B, arrest and detention in prison of the judgment debtor for indefinite period। यहाँ पे आप देख लीजिए ऑर्डर 21 रूल 30 क्लियरली बात करता है पेमेंट ऑफ मनी डिक्री की। एवरी डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी इंक्लूडिंग अ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी एज एन ऑल्टरनेटिव टू सम अदर रिलीफ may be executed by the detention in the civil prison of the judgment debtor or by the attachment and sale of his property or by both। दोनों के मामले में कर सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं, क्या यहाँ पे टर्म इनडेफिनिट पीरियड लिखा हुआ है? इनडेफिनिट पीरियड लिखा हुआ है तो एग्जीक्यूटेड बाय द डिटेंशन इन सिविल प्रिजन ऑफ द जजमेंट डेटर और बाय द अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। तो अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर है, लेकिन अरेस्ट एंड डिटेंशन क्या लगता है? इंडेफिनिट पीरियड के लिए कर सकता है। ये आपको आंसर करके बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं बहुत ज़्यादा रिगरसली जो है मेहनत कर रही हूँ आपके डीजेस के लिए। आपको ज़रूर से इन सारी चीज़ों का जवाब देना है, एटलीस्ट लेट अस नो कि आप पढ़ भी रहे हो, राइट? हम तो आपके लिए कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो हमारे लिए, राइट? चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? A, no suit not involving urgent or immediate relief may be instituted, right? May be instituted against the central government except after serving a notice of 2 months. 2 months के नोटिस से पहले आप अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ के अलावा आप इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते जब तक कि आप 2 महीने का नोटिस नहीं सर्व करते हैं, राइट? उसके बाद B, a decree against the Union of India may not be executed unless it remains unsatisfied for a period of 3 months. अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? What would be the correct answer of this question? देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर हम लोग अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ की बात करें, अर्जेंट और इमीडिएट यहाँ पे नोटिस की बात हो रही है, ठीक है? सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट सेक्शन 79 से लेकर के 82। A suit to obtain an urgent or immediate relief against the government or any public officer in respect of any act purporting to be done by such public officer in his official capacity may be instituted with the leave of the court without serving any notice as required by subsection 1, but the court shall not grant relief in such a suit whether interim or otherwise except after giving to the government or public officer as the case may be a reasonable opportunity। तो एक तो बात ये क्लियर हो गई कि यहाँ पे हमें
नोटिस रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, नोटिस रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है कि आपको अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ में नोटिस की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बता दूं, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। डी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर, ना तो ए करेक्ट है ना तो बी करेक्ट है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए, वेयर ऑन द डेथ ऑफ अ डिफेंडेंट द राइट टू सू सर्वाइव against the other surviving defendant alone, the case may proceed against the surviving defendant। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। उसके बाद बी, where on the death of a defendant the right to sue does not survive against the other surviving defendants alone, the case abatement की बात हो रही है, सूट कब अबेट होगा। The case shall abate against the deceased defendant if no application is made within the time limited by the law for the legal representative of the deceased defendant to be made a party। See, there shall be no abatement by reason of death of either party between the conclusion of the hearing and the pronouncing of the judgment। D, all of these। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है, और ये तीनों ही मामले जो है यहाँ पे करेक्ट हैं। जब डेथ हो जाती है डिफेंडेंट की, राइट टू सू सर्वाइव करती है अदर सर्वाइविंग डिफेंडेंट्स के लिए, ये बात क्लियर है। दूसरी चीज, जब डेथ हो जाती है डिफेंडेंट की, राइट टू सू डज नॉट सर्वाइव अगेंस्ट अदर सर्वाइविंग डिफेंडेंट अलोन, द केस शैल अबेट अगेंस्ट द डिसीज डिफेंडेंट इफ नो एप्लीकेशन इज मेड विद इन द टाइम लिमिटेड बाय लॉ फॉर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज डिफेंडेंट टू बी मेड अ पार्टी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब डेथ हो रही है डिफेंडेंट की, right to sue does not survive against the other surviving defendants alone, the case shall abate against the deceased defendant if no application is made within the time limited। अब लॉ के अंदर कहा गया है कि इतने टाइम लिमिटेड में एक एप्लीकेशन किया जाएगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्टी बनाने के लिए। तो यहाँ पे तब तक की जो है हम उनके अगेंस्ट नहीं रखेंगे सूट को, अदर डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट। सी, there shall be no abatement by the reason of death of either party बिटवीन द कंक्लूजन, अबेटमेंट नहीं होगा कौन से टाइम पीरियड के बीच में? कंक्लूजन ऑफ हियरिंग के बीच में और जजमेंट के प्रोनाउंसमेंट के बीच में, यानी कि इस टाइम पीरियड के बीच में अबेटमेंट ऑफ सूट नहीं होगा। ठीक है, हेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहां पे जो क्वेश्चन है, इट इज रिगार्डिंग द विड्रॉल ऑफ द सूट। In the context of withdrawal of suit, which is the correct statement? A, if the court is satisfied that a suit must fail by reason of some formal defect, the plaintiff may be allowed to withdraw the suit with liberty to institute a fresh suit in respect of the same subject matter। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि एक सूट है जो फॉर्मल डिफेक्ट के कारणवश फेल हो जाएगा, प्लेंटिफ के पास ये ऑप्शन है कि वो विड्रॉ कर सकता है और एक फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। फिर देखिए B, if the plaintiff withdraws from a suit without permission of the court, he may bring a fresh suit in respect of the same subject। जी नहीं, परमिशन विदाउट नहीं होनी चाहिए, विद दी परमिशन होना चाहिए, पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए। सी देखिए, यानी कि अगर बी गलत हो गया तो डी भी गलत हो जाएगा। सी, अब ए और सी का खेल है। इफ देयर आर मोर देन वन प्लेंटिफ्स, वन ऑफ देम मे विड्रॉ द सूट विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर प्लेंटिफ्स। नहीं, हेंस ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बेटा ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है तो यहाँ पे वो फ्रेश सूट के लिए ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, सी ए हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the correct statement in the context of summary procedure। अब summary procedure के context में आप जानते हो summary procedure बड़ा ही बढ़िया ऑर्डर दिया गया है, और यहाँ पे देखिए summary procedure के context में पूछा जा रहा है सिविल सूट्स में। ए, summary procedure may be invoked for recovery of a liquidated demand। liquidated demand क्या होती है? जो ascertained होती है, जो अमाउंट 25,000, 30,000, 35,000 ascertained है। liquidated demand in money payable by the defendant arising out of a written contract करा सकते हैं। ठीक है। B, may be applied suo motu by any civil court in discretion in the interest of expeditious jurisdiction adjudication। नहीं। C, requires the defendant to seek leave to defend, which if granted must be unconditional leave to defend। क्या लगता है? D, all of these statements are not correct। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या हैं?
तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है ए, हियर इज द करेक्ट आंसर कि लिक्विडिटी डिमांड अगर कोई मनी का मामला है तो यहाँ पे आप समरी प्रोसीजर या समरी सूट को इन्वोक कर सकते हैं, राइट। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In case of a breach of any of the terms on which a temporary injunction was granted, the court may order temporary injunction grant। तो कोर्ट ने किया, लेकिन डिफेंडेंट के द्वारा उसको फॉलो तो नहीं किया गया। किसी भी पार्टी के लिए इंजंक्शन इशू कर सकता है कोर्ट, लेकिन उसका डिसओबीडियंस हुआ टू द ऑर्डर ऑफ द इंजंक्शन। अब देखिए, ए, द पर्सन इन ब्रीच टू बी डिटेन्ड इन सिविल प्रिजन फॉर इंडेफिनिट पीरियड बट नॉट आफ्टर द ब्रीच हैज सीज्ड। क्या लगता है? फिर देखिए, इनडेफिनिट पीरियड, इतना एक्सट्रीमिटी कहीं पे दी गई है क्या? नेक्स्ट देखिए, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन इन ब्रीच, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे। इफ द ब्रीच कंटिन्यूज फॉर मोर देन 1 ईयर, सेल द अटैच्ड प्रॉपर्टी एंड अवॉर्ड द एंटायर सेल प्रोसीड्स टू द इंजर्ड पार्टी एज कॉम्पनसेशन। पढ़ा कभी सीपीसी में ऐसा? देखते हैं, आइए। अब टेम्परेरी इंजंक्शन के ब्रीच, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसओबीडियंस ऑफ द ब्रीच ऑफ इंजंक्शन, आइए देखते हैं क्या है सेम। In case of a disobedience of any injunction granted or other order made under Rule 1 or Rule 2, or a breach of any of the terms on which the injunction was granted or the order made, the court granting injunction, वो कोर्ट जो इंजंक्शन ग्रांट कर रही है, जो ऑर्डर कर रही है, और एनी कोर्ट टू विच द सूट और प्रोसीडिंग इज ट्रांसफर्ड में ऑर्डर द प्रॉपर्टी। पहली चीज क्या कर सकता है? ये ऑर्डर कर सकता है। पहले तो मे वर्ड यूज किया गया, ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर कर सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन गिल्टी ऑफ सच डिसओबीडियंस और ब्रीच टू बी अटैच, प्रॉपर्टी अटैच करवा लेंगे। एंड एडिशनली में ऑल्सो ऑर्डर सच पर्सन टू बी डिटेन इन द सिविल प्रिजन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 months अनलेस इन द मीन टाइम द कोर्ट डायरेक्ट्स हिज रिलीज। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे कि भाई 3 महीने तक की मैक्सिमम टाइम के लिए करेंगे आप। क्या यहाँ पे देखा इंटायर सेल प्रोसीड आप बेच दोगे और कॉम्पनसेशन दे दोगे? नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। छाटो बीनो करना पड़ेगा आपको, निकालना पड़ेगा आपको, पढ़ना है। जो जो चीजें निकल के आ रही है उसको पढ़ लीजिए, सब रट लीजिए उसको। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लीव में बी ग्रांटेड बाय द सिविल कोर्ट टू डिलीवर इंटीग्रिटीज, किन मामले में? देखिए, ए, ओनली टू डिफेंडेंट सिंस द प्लेंटिफ इज द मास्टर ऑफ द सूट। क्या लगता है? सिर्फ डिफेंडेंट को अलाउ किया जाएगा। क्या लगता है? फिर उसके बाद इवन इफ दे रिलेट टू मैटर्स नॉट इन क्वेश्चन इन द सूट, क्या इंटेरोगेटरीज के लिए डिलीवर करा जा सकता है? सी, नॉटविथस्टैंडिंग द ऑब्जेक्शन टेकन बाय द ऑपोजिट पार्टी। भाई इंटेरोगेटरीज क्या काम क्या होता है? इंटेरोगेटरीज का उनको क्वेश्चनिंग करने का काम होता है भाई, डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन से रिलेटेड और किसी भी मामले के से रिलेटेड उसको एग्जामिन करना है, अदर पार्टी को किसी को भी एग्जामिन करवाना है, इंटेरोगेटरीज डिलीवर करा दीजिए आप। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? करा जा सकता है इफ इट कंसिडर्स द सेम नेसेसरी फॉर डिस्पोजिंग ऑफ द केस फेयरली। केस फेयरली डिस्पोज ऑफ करने के लिए यहाँ पे करा जा सकता है इंटेरोगेटरीज को एड्रेस। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A decree becomes final. A, it conclusively determines the right of the parties. B, no appeal has been preferred against the appeal. अब यहाँ पे against the decree, करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइनल डिक्री। अगर आप सेक्शन 2 क्लॉज 2 की अगर आप बात करें तो फाइनल डिक्री को इसी प्रकार से डिफाइन किया गया है, when it conclusively determines the right of the party and no appeal has been preferred against the decree. Both A and B would be the correct answer of this question. Next देखिए question. The relief by way of mandatory injunction. Mandatory injunction के माध्यम से अगर आप रिलीफ क्लेम कर रहे हो तो कोर्ट के हिसाब से क्या ये मैंडेटरी इंजंक्शन प्रोहिबिटरी होगा? क्या ये मैंडेटरी होगा कोर्ट के ऊपर आपको इंजंक्शन ग्रांट करना? सी, क्या ये डिस्क्रिशनरी होगा? या डी, नन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है, मैंडेटरी इंजंक्शन हमेशा डिस्क्रिशनरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी कैन कम इनटू ऑपरेशन ए बिफोर द फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट इन द सब्सिक्वेंट सूट, बी, बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज इन सब्सिक्वेंट सूट, सी, आफ्टर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज इन द सब्सिक्वेंट सूट। क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? भाई साफ सीधी बात है
रेस सब्जुडिस की बात हो रही है, यहाँ पे रेस सब्जुडिस की बात हो रही है और रेस सब्जुडिस पूछा ये जा रहा है कि यहाँ पे कब ये ऑपरेशन में आएगा, किसी भी समय ये ऑपरेशन में आ सकता है, किसी भी स्टेज पे ये ऑपरेशन में आ सकता है। बस ये है कि जजमेंट ना जो है दिया गया उस मैटर में। इंस्टीट्यूशन हो सकता है सूट का, ट्रायल बार्ड होता है, ट्रायल पे रोक लगी होती है, इंस्टीट्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है। तो बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज इन अ सब्सिक्वेंट सूट, बिफोर द फाइलिंग ऑफ अ रिटन स्टेटमेंट, तो यहाँ पे सेक्शन 10 पे कोई भी बार नहीं लगा है। ऑल ऑफ दिस इन किसी भी मैटर में जो है वो रेस सब्जुडिस जो है उसको ऑपरेशन में ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। A suit filed in a representative capacity can be withdrawn, compromised and abandoned etc. by the plaintiff. ये किया जा सकता है, पहली बात तो ठीक है, किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर किया जा रहा है तो यहाँ पे किस तरीके से किया जाएगा, नोटिस का क्या नेचर होना चाहिए। यहाँ पे नोटिस डिलीवर करेंगे आप आफ्टर नोटिस टू ऑल दी पर्सन इंटरेस्टेड, विदाउट नोटिस टू ऑल दी पर्सन, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ओनली आफ्टर नोटिस टू ऑल दी पर्सन इंटरेस्टेड। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए ये क्या कहा था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे एक चीज मैंडेटरी ये है कि नोटिस यहाँ पे गिव नोटिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट टू ऑल पर्सन सो इंटरेस्टेड, आप अगर देखेंगे सब रूल 2 के अंदर ये क्लियरली दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए हियर, ठीक है। अब देखिए, रेस जुडिकाटा डज नॉट ऑपरेट, अब ये इंपॉर्टेंट है। तो कई बार क्वेश्चन देखा होगा, बिटवीन को डिफेंडेंट्स, बिटवीन को प्लेंटिव्स अगेंस्ट अ प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट, डी नन ऑफ दीज। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको ये पता होना चाहिए, सी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। अब इन दोनों के एस्पेक्ट को क्लियर कर लीजिए दिमाग में एकदम से। एक्सटेंट और एप्लीकेबिलिटी की अगर हम लोग रेस जुडिकाटा की बात करें तो रेस जुडिकाटा अप्लाई करता है बिटवीन को डिफेंडेंट्स एंड को प्लेंटिव्स दोनों, लैंडमार्क जजमेंट इफ्तिकार अहमद वर्सेस सैयद मेहरबान का, और ये अप्लाई नहीं करता कंसेंट और कॉम्प्रोमाइज डिग्री के मामलों में, इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स में नहीं अप्लाई करता, रिट पिटिशन के अंदर अप्लाई नहीं करता, रिट पिटिशन के ऊपर अप्लाई करता है सिर्फ और सिर्फ हेबियस कॉर्पस को छोड़ के। दरियाव सिंह का केस बहुत इंपॉर्टेंट है इस एस्पेक्ट में, ठीक है। और प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अटैचमेंट बिफोर द जजमेंट इन अ सूट डिसमिस्ड इन डिफॉल्ट। अब यहां पे आपको पता ये होना चाहिए कि अगर अटैचमेंट किया जा रहा है बिफोर जजमेंट इन अ सूट विच इज डिसमिस्ड इन डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के कारणवश उसको डिसमिस किया गया है, क्या ये ऑटोमेटिकली रिवाइव कर जाता है जैसे ही सूट रिस्टोर करेगा। बी, क्या ये ऑटोमेटिकली रिवाइव नहीं करेगा, डज नॉट रिवाइव ऑटोमेटिकली ऑन द रिस्टोरेशन ऑफ द सूट। सी, मे और मे नॉट। बेटा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए अटैचमेंट अगर जजमेंट से पहले हो रहा है उस सूट में जो डिसमिस्ड हुआ है ऑन डिफॉल्ट, ऐसे में सूट रिवाइव नहीं करता, रिस्टोर नहीं होता, ऑटोमेटिकली रिवाइव नहीं करेगा अगर सूट रिस्टोर हुआ है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीसी रिकॉग्नाइजेज ए प्रीलिमिनरी डिग्री, बी फाइनल डिग्री, सी पार्टली प्रीलिमिनरी पार्टली फाइनल। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, बिल्कुल ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, ये भी और ये भी, 4 प्रकार की डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सूट्स इज ऑफ अ सिविल नेचर, इनमें से कौन से सूट्स हैं जो सिविल नेचर के सूट है। ए, सूट रिलेटिंग टू राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक बात, बहुत बढ़िया। बी, सूट रिलेटिंग टू राइट टू वर्शिप, ठीक है, बहुत बढ़िया। सूट्स फॉर डैमेजेस फॉर सिविल रॉन्ग, जी हाँ बिल्कुल। वर्शिप के अंदर यहाँ पे प्योरली रिलीजियस नहीं होनी चाहिए, है ना, ये पता होना चाहिए आपको, नॉट प्योरली रिलीजियस, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हियर विच सेक्शन ऑफ सीपीसी, सीपीसी का कौन सा वो सेक्शन है जो डिक्लेयर करता है दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट purporting to be a certified copy of a foreign judgment that such judgment was pronounced by a court of competent jurisdiction.
unless the contrary appears on the record or is proved। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। कैसे, आइए देखते हैं। हियर सेक्शन 13 और सेक्शन 14 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन जजमेंट से रिलेटेड। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। सेक्शन 13, अ फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव। फॉरेन जजमेंट अगर भारतीय कोर्ट में लाया जा रहा है वो कंक्लूसिव होगा। एज टू एनी मैटर देयर बाय डायरेक्टली एडजुडिकेटेड बिटवीन the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title, except A, where it has not been pronounced by a court of competent jurisdiction, B, where it has not been given on the merits of the case, C, where it appears on the face of the proceeding to be founded on an incorrect view of international law, D, where the proceeding in which the judgment was obtained are opposed natural justice के against है, E, where it has been obtained by fraud, fraudulently obtained किया है, F, where it sustains a claim founded on a breach of any law in India। अब 14 जो है वो बात करता है प्रिजम्पशन की इन फॉरेन जजमेंट्स की। कोर्ट शैल प्रिज्यूम अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट purporting to be a certified copy of a foreign judgment that such judgment was pronounced by a court of competent jurisdiction unless contrary appears on the record, but such presumption may be displaced by proving want of jurisdiction। अब want of jurisdiction के ग्राउंड पे इसको डिस्प्लेस किया जा सकता है, इस प्रिजम्पशन को। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In a suit for recovery instituted by A against B, despite the summons of the suit having been duly served upon B, he did not appear on the date fixed in the summons on 1/3/1993, that is 1st March 1993. Court consequently 1st March passed an ex parte order against B and listed the case for 3rd of April for ex parte evidence of A। तो यहाँ पे क्या, कोर्ट ने आपको भेजा सम्मन, जिस दिन आप नहीं अपियर करे कोर्ट एक्स पार्टे प्रोसीड कर गया, कोर्ट एक्स पार्टे प्रोसीड कर गया। अब ऐसे में क्या होगा, एक्स पार्टे एविडेंस ए की एविडेंस पे जो है बी के अगेंस्ट बढ़ गया। अब ए ऑप्शन कहता है बी कैन पार्टिसिपेट, क्या बी को ऑप्शन दिया जाएगा पार्टिसिपेट करने का? बी कैन पार्टिसिपेट इन फर्दर प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस, बी कैन सीक सेटिंग असाइड ऑफ द एक्स पार्टे ऑर्डर if he is able to show good cause of his non-appearance, C both A and B correct, D both A and B are incorrect। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, वो होगा C, both A and B are correct। B can participate in further proceedings of the case and he can seek setting aside order 9 rule 13 पढ़ लीजिएगा, setting aside of ex parte decree। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हियर मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू ऑर्डर 23 ऑफ सीपीसी, यानी कि विड्रॉल ऑफ सूट की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एट एनी टाइम आफ्टर द इंस्टीट्यूशन, 3 इनकरेक्ट है, 1 करेक्ट है। At any time after the institution of a suit, the plaintiff may withdraw his suit, abandon part of his claim at any time after the institution of suit। ठीक है, देखते हैं। B, if a plaintiff withdraws from a suit without the court's permission, he is precluded from instituting a fresh suit against the same defendant in respect of the same subject matter। C, if the court is satisfied that a suit must fail by reason of some formal defect or there are other sufficient grounds, it may allow withdrawal of the suit, अगर लगता है कि defects हैं उसके अंदर। D, where there are several plaintiffs, the court can allow one of them to withdraw even if the other co-plaintiffs do not consent to such withdrawal। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें, देखिए ऑर्डर 23 रूल 1, at any time after the institution of the suit, the plaintiff may, as against all or any of the defendants, abandon his suit or abandon a part of his claim, provided, proviso कहता है where the plaintiff is a minor or other person to whom the provisions contained in rule 1 to 14, neither the suit nor any part of the claim shall be abandoned without the leave of the court। ठीक बात। 5th clause जो यहाँ पे कहता है सब रूल, nothing in this rule shall be deemed to authorize the court to permit
one of several plaintiffs to abandon a suit or a claim under sub-rule 1 or to withdraw under sub-rule 3 any suit or part of a claim without the consent of other plaintiffs. तो इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे कोर्ट नहीं अलाउ कर सकता, इस कारणवश यहाँ पे आप देखेंगे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। Arrest of a person in execution of a decree has been provided 53, 54, 55, 56। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। डायरेक्ट आंसर्स भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये देख लीजिए, अरेस्ट इन डिटेंशन, अ जजमेंट डेटर मे बी अरेस्टेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री एट एनी आवर and on any day and shall as soon as practicable be brought before the court, and his detention may be in the civil prison of the district in which the court ordering the detention is situated। ये सारी चीजें इसके अंदर प्रोसीजर दिया गया अरेस्ट एंड डिटेंशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रीलिमिनरी डिक्री कैन बी पास्ड इन अ सूट ए फॉर पार्टीशन, फॉर पार्टनरशिप, फॉर पोजेशन एंड मेन ए प्रॉफिट, डी ऑल ऑफ दीज। क्यों नहीं, रीजन क्या होगा ना देने का प्रीलिमिनरी डिक्री इन मैटर्स में? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी प्रोवाइड्स फॉर अ प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट? अब आप बोलोगे मैम सीपीसी पढ़ा रही हैं, कहाँ से सीआरपीसी आ गया? यार क्वेश्चन आ जाए तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप इग्नोर थोड़ा ना करोगे। और सीपीसी के आगे सीआरपीसी इतना भी बुरा नहीं है कि उसको इग्नोर किया जाए। आप लोग ये मत कहिएगा कि सीआरपीसी ज्यादा अच्छा है, ठीक है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे, सीआरपीसी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, नो डाउट। इन अ सूट फॉर अ पार्टीशन 3 defendants were set ex parte. Preliminary decree was passed on the application of one of 3 defendants. The court set aside the decree as against all the defendants. The order of the court, A is legal, B irregular, C unjustified, D illegal। करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। बिल्कुल किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग करते हैं रेडी और तैयार। देखिए, इन अ सूट फॉर पार्टीशन 3 defendants were set ex parte. Preliminary decree was passed on the application of one of 3 defendants. Court set aside the decree as against all defendants. बिल्कुल लीगल है, ये किया जा सकता है, राइट? और कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स को भी बचाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीगल है, बिल्कुल किया जा सकता है। उसके बाद, आफ्टर द ट्रायल ऑफ द सूट, after the trial of the suit, the court found that the suit was barred by the principle of res judicata and did not discuss and answer the other issues. After the trial of the suit, कोर्ट ने कहा कि भाई सूट रेस जुडिकाटा की वजह से बार्ड है और इसके अंदर अदर इश्यूज को डिस्कस नहीं करा। The procedure adopted by the court is legal, justified, proper, illegal। करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? बिल्कुल डी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। ये मामला जो है इलीगल होगा, कैसे? इसी कॉन्टेक्स्ट में देखिए, आगे भी पूछा गया था, इससे पहले भी हम लोग ने देखा था रेस जुडिकाटा कि अगर अदर मैटर्स हमने डिस्कस नहीं करे। यहाँ पे देखिए क्लियरली, एनी मैटर विच, कोई भी ऐसा मसला जो माइट हो सकता था ग्राउंड ऑफ डिफेंस या अटैक का ग्राउंड बन सकता था फॉर्मल पिछले सूट में, इसको भी हम मानेंगे एक मैटर डायरेक्टली और सब्सटैंशियली इन इशू। तो यानी कि यहाँ पे अगर ट्रायल के बाद आपने देखा कि रेस जुडिकाटा अप्लाई हो रहा था और अदर इश्यूज नहीं डिस्कस करे, तो ये इलीगल हो जाएगा एज पर एक्सप्लेनेशन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when a court desires that its decree shall be executed by another court, it shall send it to the another court. A decree and certificate of non-satisfaction, B judgment and decree, C judgment and execution petition, D execution petition and certificate of non-satisfaction। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डिक्री और सर्टिफिकेट ऑफ नॉन सेटिस्फैक्शन जो है वो भी फॉरवर्ड दोस्तों किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a court to which decree has been transferred for execution
डिक्री ट्रांसफर करी है एग्जीक्यूशन के लिए, कैन नॉट वाइल एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो क्या नहीं कर सकते, ए ऑर्डर अटैचमेंट, बी एग्जीक्यूट द डिक्री अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड जजमेंट डेटर, सी सेंड द डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट, डी ऑर्डर एग्जीक्यूशन एट द इंस्टेंस ऑफ ट्रांसफरी ऑफ द डिक्री। ये कभी नहीं किया जा सकता है। उस कोर्ट को जिसको डिक्री भेजी गई है, जिसको डिक्री भेजी गई है एग्जीक्यूशन के लिए, जब वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो ये सब कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो ट्रांसफरी ऑफ द डिक्री उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कोर्ट कैन नॉट रिजेक्ट दी प्लेंट? क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या होगा? किस पर्टिकुलर मैटर में कोर्ट रिजेक्ट नहीं कर सकता है प्लेंट? ए, when the relief claimed is undervalued and the plaintiff on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by court fails to do so, बिल्कुल करेगा, करेक्ट है। B, where the suit appears from the statement in the plaintiff to be barred by any law, ठीक बात। C, when the plaint is insufficiently stamped and the plaintiff on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the court fails to do so, बिल्कुल कर सकता है यहाँ पे रिजेक्ट। D, when the plaint discloses a cause of action, क्या कर सकता है? नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भाई कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज कर रहा है तो प्लेंट का और काम क्या होता है? कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करना ही होता है ना। देखिए ऑर्डर 7 रूल 11, वेयर अ प्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। अंडर वैल्यूड प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। सूट जब बार्ड बाय लॉ है रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। व्हेन द प्लेंट इज नॉट इन डुप्लीकेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। व्हेन देयर इज नॉन कंप्लायंस विद द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये मामले हैं जहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द ऑब्जेक्ट ऑफ ओरल एग्जामिनेशन अंडर ऑर्डर 10 रूल 2। इसके अंदर क्या होता है? ओरल एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्ट टू इल्यूसिडेट द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, टू रिकॉर्ड एविडेंस, टू सिक्योर एडमिशंस, डी नन ऑफ द अबव। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आई होप आपको कुछ तो बेनिफिट मिला होगा आज के हमारे क्वेश्चन से। आई होप आपको जो एस्पेक्ट्स जहां जहां से टच किया जाता है बाय द एग्जामिनर, यू आर गेटिंग क्लियर अबाउट दोज पॉइंट्स। हमारे सब्जेक्ट जैसे शिवानी मैम भी कवर कर रही है, मैं भी कवर कर रही हूँ, तो आई होप यू आर कवरिंग ऑल द टॉपिक्स विच आर बीन कवर्ड ऑन लॉ वाला एंड यू आर फॉलोइंग देम रिलीजियसली। अलॉन्ग विद दैट हम सीपीसी के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आप देख सकते हैं, सेक्शंस एंड ऑर्डर्स। यहाँ पे जो आपके ऑर्डर्स आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 से 8 तो आप कर ही लीजिए, 1 से 8 क्या बल्कि 1 से 15 आप करिए, है ना। 1 से 15 आप रेडी कर लीजिए। और सेक्शंस तो आपको सारे ऑल सेक्शंस अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, यानी कि आपको 1 से लेकर के फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन यू कैन टेक इट फुल, पूरा ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आप 150 तक की, 158 तक की अच्छे से ही करो, है ना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी नोट पे आज का सेशन एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम सीपीसी के आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे, रीसेंट ट्रेंड्स देखेंगे। और अगर आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए सी यू गाइस सून, टेक केयर एंड अलविदा।